ऐसे राइटिंग में एक जब आप ऐसे का पेपर आपके हाथ में होता है तो ऊपर एक स्टेटमेंट लिखी हुई होती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि राइट इन आउटलाइन एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे 2500 to 3000 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स। और उसके बाद दो स्टेटमेंट्स हैं, दो स्टेटमेंट्स की जो ना बाइफर्केशन है। एक बाइफर्केशन होती है कि मेक श्योर यू यूज़ डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेस। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेस लाइक एग्जांपल एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन एंड नरेशन, ये चार चीज़ें होती हैं। तो उसमें आप देख लीजिए कि ये एक्सपोजिशन क्या चीज़ होती है। बेसिकली एक्सपोजिशन जो है इट इज़ एक्सप्लेनिंग अ टॉपिक। आप किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं और फैक्चुअल डेटा, ऑब्जेक्टिव एक अप्रोच अप्लाई करते हैं, फैक्चुअल डेटा डालते हैं। तो और उसके बाद जो है आपने जो है ना उसके डिफरेंट जो वेरिएबल्स हैं उनका जिक्र जब करते हैं तो उसको एक्सपोजिशन कहते हैं। सिंपली एक्सपोजिंग द टॉपिक कि आपकी जो है ना टॉपिक को लेके जो है ना अंडरस्टैंडिंग किस तरह से है। उसके बाद जो है ना आपका आर्ग्यूमेंटेशन आ जाता है। तो वो आपसे डिमांड करता है कि जो भी आर्ग्यूमेंट आप कर रहे हैं दैट इज़ क्लियर एंड लॉजिकल। कोई भी जो है ना इलॉजिकल चीज़ जिसका कोई रेशनल ना हो उस टाइप की कोई भी चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। आपने लॉजिकल जो है ना एक एम्पेरिकल डेटा देना है और फैक्चुअल एक डेटा देना है, फैक्चुअली गलत ना हो आप। उसके बाद होता है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन इज़ बेसिकली कि आप वहाँ पे रेफ़र करते हैं ऑब्जर्वेशंस को, विविड डिटेल्स को। जो डिटेल आप देते हैं वो इस तरह से हो कि जो आपने आर्ग्यूमेंट किया है उस आर्ग्यूमेंट को प्रूव करें। और उसके बाद जो है आपका नरेशन होता है। अब नरेशन क्या होता है? नरेशन इज़ बेसिकली इलस्ट्रेटिंग पॉइंट्स आर कन्वेइंग मैसेज। कोई भी मैसेज आप कन्वे करते हैं, पहुंचाते हैं, उसको हम जो है नरेशन कहते हैं। उसके साथ साथ में एक और स्टेटमेंट लिखी हुई होती है कि क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, रेलिवेंस एंड क्लैरिटी। अब ऑर्गेनाइजेशन, रेलिवेंस एंड क्लैरिटी क्या चीज़ होती है? ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इज़ अरेंजमेंट ऑफ योर एसे, कि आप अपने एसे को अरेंज किस तरह से करते हैं, या आप सेंटेंस स्ट्रक्चर्स किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आपके सिंपल बिजार से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स तो नहीं है, रिपीटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स तो आपके नहीं हैं, सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस तो आपने नहीं लिखे, या आपके सेंटेंसेस में कोई वैरायटी के बगैर ही तो आपका वो पूरा राइटअप नहीं है। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स भी हम सीखते हैं, इस चीज़ में हमें जो है ना पुट करने होते हैं। और थर्ड चीज़ है जो है ना मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट कैटेगराइजेशन होती है। आप जो पॉइंट्स वहाँ पे देते हैं उन पॉइंट्स में से कैटेगराइजेशन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ऊपर और लीस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ नीचे, टॉप टू बॉटम वाली अप्रोच आपने अप्लाई करनी होती है। तो ये है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर एसे। उसके बाद जो है ना सेकंड पॉइंट आपका होता है दैट इज़ रेलिवेंस। रेलिवेंस क्या है? नाम में से ही जाहिर हो रहा है। रेलिवेंस का मतलब है कि यू आर स्टेइंग ऑन द टॉपिक। ऑफ द टॉपिक नहीं जाते आप लोग, ऑफ द टॉपिक आप नहीं जा सकते। और आपने क्या करना है, की थीम को, की क्वेश्चंस को एड्रेस करना है। और आपने जो है ना एक थारो, एक कॉम्प्रीहेंसिव सी अंडरस्टैंडिंग पेपर सेटर को देनी है अपने टॉपिक के बारे में। अपने टॉपिक को लिखते वक्त एक थारो सी जो है ना एक डिटेल देनी है, थारो सी अप्रोच अपनी देनी है पेपर चेकर को। लास्ट बट नॉट लीस्ट इट इज़ क्लैरिटी। अब क्लैरिटी क्या होती है? क्लैरिटी इज़ बेसिकली कि आपके जो आइडियाज़ हैं वो क्लियर हैं, एम्बिग्यूटी का शिकार नहीं है, उसमें कोई भी एम्बिगुएंस नहीं है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पेपर चेकर की समझ में ना आए। तो क्लैरिटी ऑफ आइडियाज़ बहुत ज़रूरी होता है। और उसके साथ साथ आपने कोहेरेंट अपने आइडियाज़ को ना कोहेरेंट रखना होता है। कोहेरेंस बहुत ज़रूरी होती है। कोहेरेंट अपनी थॉट्स को, जो आपकी थॉट्स हैं तो उनको इस तरीके से आपने कन्वे करना है, इतने इफ़ेक्टिव अंदाज में करना है कि पेपर चेकर को डिस्टॉर्टेड आपके आइडियाज़ ना लगें, डिस्टॉर्टेड आर्ग्यूमेंट ना लगें कि एक बात आप इधर की कर रहे हैं और एक बात आप उधर की कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, एक थारो और कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल देनी है अपने एसे में। और उसके साथ साथ आपने जो क्लैरिटी में आता है दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ वर्ड्स। जो जैसे कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट थीम्स होते हैं, उन थीम्स की ना डिफरेंट वोकेबलरी होती है, तो वो अकॉर्डिंगली अपने वोकेब का इस्तेमाल करना होता है। बाज़ों का सेंटेंसेस में जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं दैट आर नॉट मेड फॉर दैट ऐसे,
लाइक अगर मैं इकोनॉमी पे ऐसे लिख रहा हूँ तो आई मस्ट यूज़ अ बिट इकोनॉमिक जॉर्गन्स, मुझे उन जॉर्गन्स का, उन टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हम लोग क्या करते हैं, हमारे एस्पायरेंट्स क्या करते हैं, पेपर देखते हैं, टॉपिक चूज़ करते हैं, इन 2 स्टेटमेंट्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। दीज आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस और हम सबको भी इन 2 स्टेटमेंट्स से पे जो है ना ध्यान देना चाहिए। लाइक हमें जो है ना डिफरेंट डिस्कोर्सेस का इस्तेमाल करना चाहिए और हमें ऑर्गेनाइजेशंस, रेलिवेंस एंड क्लियरिटी का भी जिक्र करना चाहिए।